Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be talking about an जो कि यूएस में आपको मिला न्यू वर्ल्ड टू वॉर्म बहुत डेंजरस ह्यूमन स्किन के अंदर ये ड्रिल कर सकता है इसके बारे में जानेंगे. देन एनवायरनमेंट में वी गोना टॉक अबाउट नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पेरिस एग्रीमेंट से आप इसे रिलेट कर सकते हो. देन उसके भी आर्टिकल 6 से. देन इकोनॉमी में कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कॉटन की प्रोडक्शन पर कम हुई है, उसका पीछे क्या कारण रहा और क्यों हमने ये सस्पेंड किया है अभी इंपोर्ट ड्यूटीज को, तो समझेंगे. देन आदि कर्म योगी अभियान के बारे में हम लास्ट में समझेंगे. ये एक फ्लाई, एक मक्खी आपको दिख रही होगी. अभी रिसेंटली ये मक्खी आपको देखने को एक ट्रेवलर के पास जो कि एल सल्वाडोर से आ रहा था. अब हुआ क्या कि इसकी स्किन के अंदर ये मक्खी अपने लावा देती है, की वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होती है, सेंसिटाइजेशन होती है. इवन अगर आप देखें एक्सट्रीम केसेस में ये ब्रेन तक पहुंच सकते हैं, पर्सन की डेथ तक हो सकती है. जो जख्म है वो सूज जाएंगे एंड उनकी हीलिंग नहीं होगी एंड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और कंटिन्यूसली एक फाउल स्मेल भी आती हुई दिखेगी. यूएस में, मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका, इन सब एरियाज में ये आपको देखने को मिलती है. तो मेजरली ये नेटिव है साउथ अमेरिका और करेबिया की. बट यहाँ पे आपको इन एरिया में यानी नॉर्दर्न अमेरिका में भी इसकी रीच देखने को मिलती है. ऑल्दो पहले ये बीमारी एक बार ही खत्म कर दी थी, बट एक बार फिर से ये कुछ एरिया में सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को, खासकर पनामा, कोस्टारिका, कारगोवा एंड हॉन्डुरस वाले एरिया. वैसे एनिमल्स में, पेट्स में और कैटल में ये बहुत तेजी से फैलती है जख्म के ऊपर, बट ह्यूमंस में रेयर ओकेजन पे ये ट्रेवल कर सकती है. ऐसे कुछ प्यारी सी दिखने वाली ये मधुमक्खी बहुत जानलेवा है, बिकॉज वार्म ब्लडेड एनिमल्स के वूम्स के अंदर जाके ये बोरो करती है. इस वजह से इसका नाम स्क्रू पड़ा. तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि भैया ये कैटल्स के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है. क्लाइमेट सूटेबिलिटी के कारण आजकल ये वार्म ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा तेजी से फैल रही है एंड अभी भी बहुत वीक सर्वेलेंस है जिसकी वजह से इसका स्प्रेड तेज हो रहा है. तो यहाँ पर आइए अब बात करते हैं नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है ये और क्यों है ये. पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंडर हमने कमिटमेंट की थी कि हम नेशनल लेवल पे एक ऐसे अथॉरिटी बनाएंगे जो कार्बन क्रेडिट को रेगुलेट करे. मतलब अब इसको काम क्या दिया है इसी से आप अंदाजा लगाइए. ये कौन सी एक्टिविटी से कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा उसे बताएगा. मॉडिफाई, अपडेट करना हो प्रोजेक्ट कैटेगरी को, वो भी इसका काम रहेगा. रिसीव करना, इवेलुएट करना, अप्रूव करना, ऑथराइज करना किस प्रोजेक्ट के अंदर आप एमिशन रिडक्शन यूनिट जनरेट कर सकते हो, वो भी इन्हीं का काम है. ऑथराइज करना एमिशन रिडक्शन यूनिट की यूजेस को, वो भी इनका काम है. एंड इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन को भी यहाँ पर इंश्योर किया गया है. तो आप कहोगे कैसे? तो इसमें टोटल 21 मेंबर रहेंगे इस बॉडी के अंदर. एक चेयरपर्सन जो कि सेक्रेटरी रहेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से. उसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, स्टील, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस, पावर, नीति आयोग एंड अदर मिनिस्ट्रीज, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें होंगे. तभी इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन यहाँ पर इंश्योर किया गया. अब पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंडर आपका एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कमेटी बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी. तो उसी अथॉरिटी को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन क्रिएट किया है जिसमें विद इन इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर कार्बन ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो एंड इंडिया और लेट्स से यूएस के बीच में कार्बन ट्रेडिंग होनी है या फ्रांस के बीच में होनी है, तो उसके बीच में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की यहाँ कोशिश की गई है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया ने जैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में कहा था कि हम एनर्जी इंटेंसिटी अपनी 45% तक रिड्यूस करेंगे, 50% तक इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रहेगी, एडिशनल कार्बन सिंक हम यहाँ पर जनरेट करेंगे, नेट जीरो को अचीव करेंगे. तो इन सभी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा उन प्रोजेक्ट्स के लिए. ये दो तरीके से होती है, एक कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है जिसमें आपने कहा कि भैया ठीक है, एक कंपनी है 100 यूनिट कार्बन एमिशन कर सकती है, इससे कम करेगी तो वो अपनी यूनिट्स को बेच सकती है. जैसे 20 यूनिट यहाँ पर बच गए, 20 यूनिट को बेच सकती है एंड इसे खरीदेगा वो जो कहीं ना कहीं इस लिमिट को ब्रीच कर रहा है. कैप एंड ट्रेड में ये होता है.
दूसरा बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें लेट्स से मैंने कहा कि 1995 के लेवल से मैं अपने एमिशन को 5% कम करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो पेनल्टीज वगैरह इंपोज होंगी, अगर कर लिया उससे ज्यादा कम कर दिया तो वहां से कार्बन क्रेडिट जनरेट। ये चीजें आपको याद रखनी। कहते कि भाई यहाँ पर अमिट लेस यू कैन सेल, अमिट मोर यू हैव टू बाय। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। क्योटो में भी इसके बारे में कुछ अलग तरीके से जिक्र किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट में भी, और एक वॉलंटरी मार्केट यहां पर स्टैब्लिश करने की कोशिश। अब बात करते हैं कॉटन फूड की। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटन की हार्वेस्टिंग कंडीशन को थोड़ा देख लेना, बिकॉज यूपीएससी उसके ऊपर भी क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने फिलहाल जो 11% की ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन के ऊपर, उसे सस्पेंड कर दिया। अब रीजन क्या है? कहते देखो 2021 में हमारे पास जो कॉटन प्रोडक्शन हो रही थी उससे कम डिमांड थी, तो हम प्राइस हमारे बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए, तो इस वजह से हमने इंश्योर किया कि हम एक इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेंगे ताकि घर में यानी देश में आने वाले कॉटन के ऊपर टैक्स इंक्रीज करके हम डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके। बट 2024 में प्रोडक्शन घटती है और अभी ये कहा जा रहा है कि हमें 40 लाख बेले के आसपास यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे, एंड जिसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन के आसपास होगी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राजील एंड इजिप्ट, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हम ये खरीदते हैं। वैसे गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करती है, एमएसपी कोशिश ये करते हैं कि हम प्राइस को स्टेबलाइज कर सके, बट क्लाइमेट स्ट्रेस के कारण, पेस्ट अटैक के कारण एंड जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है आजकल, फार्मर सोयाबीन, पल्सेस और मेज जो उगाने लगे, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम रहती है। एंड मोर ओवर इनपुट कॉस्ट लगातार इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स डिस्करेज हो रहे हैं और वो कॉटन को नहीं उगाते। कहते हैं कि भाई देखो अब इसमें क्या फायदा होगा। पहली चीज पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, कॉम्पिटिटर अब्रॉड से आएंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी डिक्लाइन करेगी तो इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा। बट डोमेस्टिक प्राइस घटने से फार्मर्स को नुकसान हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये फार्मर्स ये मान सकते हैं या ये आपने इंडस्ट्री के फेवर में डिसीजन। कहते हैं कि भाई देखो डोमेस्टिक सप्लाई और डिमांड के बीच में आपको एक आपको हमेशा से ही एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इसमें एमएसपी की अगर हम बात करें, एमएसपी टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया भी है ताकि प्रोडक्शन को और ज्यादा बूस्ट कर सके। बट अभी हमें एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए, हम कोशिश कर सके कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है यहाँ पर एमएसएमई को, खासकर इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू। हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप कीजिए आप, एंड मोर ओवर फार्मर सेंट्रिक आप रेम्यूनरेशन के ऊपर भी फोकस कीजिए। दीज कैन बी द थिंग्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आज का आखिरी आर्टिकल, दैट इज अबाउट आदि कर्म योगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है मेंस के परस्पेक्टिव से, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं कि भाई यहाँ पर आदि कर्म योगी अभियान क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है। इसमें जनजातीय गौरव योजना के अंतर्गत हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें 3 पिलर है, सेवा, संकल्प एंड समर्पण, यानी सर्विस, रिजॉल्व एंड डेडिकेशन। तो फोकस ये है कि हम ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर फोकस, पार्टिसिपेटरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हमारा फोकस है। ये एक तरह की गवर्नेंस लैब वर्कशॉप है जहां पर हम स्टेट और विलेज लेवल पे वर्क कर रहे हैं। मोर ओवर एक्टिविटीज के थ्रू हम यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स को एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में एंड अलग अलग ब्लॉक्स में हम लोगों को ट्रेन करेंगे। अब विजन ये है कि हम यहाँ पर एक तरह से जितने भी हमारे एस्पिरेशनल ग्रुप, मतलब हम एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि को क्रिएट कर सके कि कैसे विलेज लेवल पे हम बेटर वे में एक डेवलपमेंट की मुहिम लेके आ सके। इसमें हम आदि सेवा केंद्र खोलेंगे जहाँ पर सर्विस का एक्सेस मिलेगा, गवर्नेंस प्रोसेस लैब रहेगी जहाँ पर क्रॉस डिपार्टमेंटल इनोवेशन को हम प्रमोट करेंगे। ट्राइबल विलेज एक्शन प्लान होगा जहाँ पर लोकल आप लाइक कहीं ना कहीं एसडीजी गोल्स को इसके साथ लिंक करेंगे, डेवलपमेंटल गोल्स के साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, एंड मोर ओवर हम इस स्कीम को बाकी स्कीम्स के साथ भी मर्ज करके इम्प्लीमेंट। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे आज के डिस्कशन में इतना ही था। होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।